Hi guys, welcome back to our channel. What do you think? If you are living in your home, are you safe? Never. So आज का केस जो हम डिस्कस करेंगे, तुम्हारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, तुम्हें उनके प्रति कहीं ना कहीं डाउट भी हो सकता है। तुम्हारा भाई, बहन, गर्लफ्रेंड, इवन तुम्हारी वाइफ, दे आर लॉयल टू यू, या फिर कहीं ये भी तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा मोटिव तुम्हें डराने का नहीं है, आई जस्ट अवेयर यू। ओके, मैं पहले ही तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हर चीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। हम लोग जो भी केस डिस्कस करते हैं, मेरा मोटिव ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ इससे सीखें, कि जिससे हम अवेयर हो सकें और खुद के साथ गलत होने से खुद को बचा सकें। सेम इसी तरह मूवीज में भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों चीजें होती हैं। एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। जिसकी जैसी सोच होगी वो उस चीज को उसी तरीके से देखेगा। अगर तुम लोग अच्छा सोचते हो तो तुम लोग मूवी से भी अच्छा ही सीखोगे। ओके, इस केस में मूवी से इंस्पायर होकर एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सुधाकर रेड्डी केस इन डिटेल्स। तेलंगाना, हैदराबाद, 27 नवंबर 2017। स्वाति रेड्डी नाम की एक औरत अपने हस्बैंड को अपोलो डीआरडीओ हॉस्पिटल में लेकर आती है और उस आदमी की हालत काफी खराब थी। उसका पूरा फेस और नेक एरिया तेजाब से झुलस चुका था। डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन देखते हुए सीधे उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। स्वाति रेड्डी हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी करती हैं और वो अपने पति का नाम लिखवाती हैं, सुधाकर रेड्डी, और ये दोनों नागर कुरनोल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद स्वाति रेड्डी अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करती है और कुछ ही टाइम में वो सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। स्वाति उन्हें बताती है कि हम बाहर घूमने जा रहे थे, पर घर से थोड़ी देर निकलते ही हमें बदमाशों ने घेर लिया और उन्होंने सुधाकर के फेस पर फेंक दिया। पर वो भी स्वाति से ज्यादा कुछ पूछते नहीं। उनके लिए तब इतना ही काफी था कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। और फिर डॉक्टर्स बाहर आकर फैमिली को बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, सुधाकर अब खतरे से बाहर है। पर फेस काफ़ी जल चुका है और ये सुनते ही फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है और सुधाकर से मिलने चले जाते हैं। और एक डॉक्टर इसी बीच पुलिस को इन्फॉर्म करने ही वाला था, पर उसने सोचा पहले फैमिली से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर सुधाकर के साथ हुआ क्या था। बिकॉज डॉक्टर्स भी ऐसे सस्पिशियस केसेस में रिस्क नहीं लेते और उन्होंने स्वाति रेड्डी से पूछा। स्वाति उन्हें कहती है कि गलती से इनके मुंह पर आप गिर गया था एंड डोंट नाउ व्हाई स्वाति डिडंट टेल द ट्रूथ। फिर डॉक्टर्स भी सेटिस्फाइड थे और वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। और वहीं अब सुधाकर की हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी, पर अभी भी सुधाकर बोल नहीं पाता था क्योंकि उसका सारा फेस पट्टी से कवर किया था और उसे खाने में भी सिर्फ लिक्विड फूड ही दिए जाते थे। इस बात को अब 3 से 4 दिन हो चुके थे। रिलेटिव्स भी मिलने आने लग गए थे। सुधाकर की हेल्थ इम्प्रूव तो हो रही थी डे बाय डे, पर सुधाकर का फेस काफी जल चुका था, जिसकी वजह से सुधाकर के फेस पर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी। और डॉक्टर्स फैमिली से बात करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए। स्वाति और उनकी पूरी फैमिली मान जाती है। सुधाकर अब सॉलिड फूड भी खाने लग गया था और सुधाकर के लिए रोज खाना उसकी मोम ही घर से लेकर आती थी। सुधाकर की मोम एक दिन सुधाकर के लिए उसका फेवरेट मटन सूप लेकर आती है और सुधाकर उसे पीने से मना कर देता है। पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुधाकर बाकी खाना बेशक छोड़ दे, पर मटन सूप को वो जरूर पीता था। लेकिन उस दिन बिल्कुल उल्टा हुआ। सुधाकर ने बाकी खाना खाया पर उस मटन सूप का एक सिप तक नहीं पिया। और ये बात सुधाकर का छोटा भाई नोटिस करता है, पर वो ये बात भी इग्नोर कर देता है। सोचता है कि भाई बीमार है तो शायद से इसलिए वो सूप पीने से मना कर रहा होगा। अब इस बात को हफ्ते से ज्यादा हो गया था और सुधाकर अब हॉस्पिटल बेड से चल फिर सकता था और बोल भी लेता था, पर अच्छे से नहीं बोल सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत बोल लेता था। और अभी भी सुधाकर के फेस पर पट्टी थी, लेकिन सुधाकर के भाई के मन में अभी भी वो मटन सूप वाली बात घूम रही थी। सुधाकर का भाई
सुधाकर को नोटिस करता है, कैसे वो उठता बैठता है, कैसे वो खाता पीता है और कैसे वो सबके साथ पेश आता है। और वो देखता है कि इट्स टोटली डिफरेंट, मीन्स सुधाकर पूरी तरह से बदल चुका है। बिफोर ही वॉज वेरी कंफर्टेबल विद हिज ब्रदर, वो हर छोटी से बड़ी बात अपने भाई के साथ शेयर करता था, पर इतना बड़ा उसके साथ एक्सीडेंट हुआ एंड ही हैड नथिंग डिस्कस विद हिज ब्रदर। और अब उसे शक होने लगता है कि कहीं ये सुधाकर की जगह कोई और आदमी तो नहीं। और सुधाकर का भाई सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है बिना किसी को बताए, इवन उसने घर वालों को भी नहीं बताया, और सुधाकर पर हुए हमले के बारे में सब पुलिस स्टेशन में बताता है। और उसने हमले वाले दिन की डेट बताई, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि जिस दिन हमला हुआ था उस दिन क्यों नहीं आए, इतने दिनों के बाद क्यों आए, क्योंकि तब बदमाशों को ढूंढने में आसानी हो जाती। सुधाकर का भाई भी ये बात सोचता है कि आखिर भाभी ने उस दिन पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी। फिर वो पुलिस को वो सब बताता है जो भी उसने सुधाकर में चेंजिंग देखे, कैसे उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसका खाना पीना, सब कुछ बताता है। ये सुनकर पुलिस भी थोड़ी हैरान हो जाती है। एंड दिस केस वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और जो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा मैं खुद इस केस को हैंडल करूंगा। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, पर पुलिस काफी चालाकी से इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। पुलिस ने सुधाकर के भाई को ये बात फैमिली को बताने से मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग पहले से ही अलर्ट हो जाएं और इससे केस को सॉल्व करने में और ज्यादा प्रॉब्लम हो। और पुलिस वहां सिविल ड्रेस में अपना एक कांस्टेबल भेजती है और वो वहां सब नोटिस करता है। और वहीं स्वाति सुधाकर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। स्वाति को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये स्वाति का पति नहीं है। फिर वो कांस्टेबल सारी बात अपने सीनियर ऑफिसर के साथ शेयर करता है। तो अब सब सोचते हैं कि अब उस आदमी का आखिर पता कैसे लगाया जाए कि वही सुधाकर रेड्डी है या फिर सुधाकर की जगह कोई और सुधाकर बनकर रह रहा है। तो पुलिस ऑफिसर सोचते हैं क्यों ना इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, पर डीएनए के लिए बहुत सारे लीगल प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ते थे। सो अगर ऐसा करेंगे तो सबको पता चल जाएगा और इससे केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके फिंगरप्रिंट मैच कराए जाएं और इससे किसी को शक भी नहीं होगा। फिर पुलिस सुधाकर के भाई को हॉस्पिटल में सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए भेजती है और वो सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स किसी मेडिकल फॉर्म फिल करने के बहाने से सुधाकर से ले आता है। और साथ में वो पुलिस के कहने पर सुधाकर का आधार कार्ड भी ले आता है। पुलिस सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड लेकर आधार कार्ड सेंटर में जाती है और वहां सेंटर में दोनों फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। मीन्स जो फिंगरप्रिंट्स सुधाकर के भाई ने हॉस्पिटल से लाए थे और जो सुधाकर के आधार कार्ड के थे उससे मैच बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ आधा केस तो सॉल्व हो चुका था, पर पुलिस के पास अभी भी कोई पुख्ता सबूत और विटनेस नहीं था जिससे वो फौरन एक्शन ले और उस आदमी को अपनी कस्टडी में ले। फिर पुलिस स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे कहती है कि हमें सुधाकर पर हुए अटैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। और वो सेम पुलिस को वही स्टोरी बताती है जो उसने अपनी फैमिली को बताई थी। पहले वो बताती है कि गलती से सुधाकर के मुंह पर तेजाब गिर गया था, पर जब पुलिस उसे थोड़ा अच्छे से पूछती है तो वो बताती है कि हम लोग घर से बाहर घूमने जा रहे थे और वहाँ 4 बदमाशों ने हमें घेर कर सुधाकर पर तेजाब फेंक दिया। और सेम स्वाति ने यही स्टोरी अपनी फैमिली को भी बताई थी। और पुलिस उसे कहती है कि आप लोगों पर इतना बड़ा हमला हुआ और आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करी। और वो स्वाति को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते और उसे जाने देते हैं। फिर उन्होंने सुधाकर की मॉम से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को मैंने सुधाकर को कॉल की थी और उसने मुझे बताया था कि मैं घर पर हूँ और मैं ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद फ्री होकर मैं कॉल करता हूँ। पर उसके बाद सुधाकर का कोई कॉल नहीं
आया। अब पुलिस के पास 2 बयान रजिस्टर हो चुके थे। वहीं स्वाति ने कुछ और बताया था और सुधाकर की मॉम ने कुछ और। दोनों के बयान काफी डिफर थे। अब पुलिस को पता था कि स्वाति ही सब कुछ बता सकती है, तो पुलिस अगले ही दिन फिर से स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और स्वाति फिर से वही सेम बयान दे रही थी। लेकिन अब पुलिस स्वाति से अपने तरीके से पूछताछ करती है और स्वाति डर कर सब कुछ सच बता देती है। उसने बताया कि हॉस्पिटल में जो आदमी है वो सुधाकर रेड्डी नहीं है, सुधाकर रेड्डी मर चुका है। स्वाति जो पुलिस पूछताछ में बताती है वो सब सुनकर एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। सुधाकर रेड्डी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। सुधाकर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। वहीं स्वाति भी एक हॉस्पिटल में नर्स थी। सुधाकर की कंपनी और स्वाति का हॉस्पिटल साथ साथ ही था, मीन्स कुछ ही डिस्टेंस की दूरी पर था। और एक दिन स्वाति की सुधाकर से मुलाकात होती है। फिर वो अक्सर आते जाते एक दूसरे को मिलते थे। कुछ ही दिनों में इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब इनकी दोस्ती को भी काफी टाइम हो चुका था। नाउ दे अंडरस्टूड ईच अदर। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर इन दोनों ने हमेशा साथ रहने का डिसाइड किया और इन्होंने अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेप के लिए शादी करने का डिसीजन लिया। और फिर ये अपनी फैमिली से शादी की बात करते हैं। दोनों की फैमिली वाले एग्री करते हैं इस शादी के लिए और 2014 में इन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ ही सालों में इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। घर में सब कुछ सही चल रहा था, पर स्वाति की हेल्थ एकदम से डाउन होना शुरू हो जाती है। स्वाति के जॉइंट्स में काफी पेन होना शुरू हो गया था। कमर और घुटनों में तो काफी ज्यादा पेन थी। फिर सुधाकर स्वाति को लेकर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है और उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश रेड्डी। थेरेपी से स्वाति को काफी आराम मिला। फिर सुधाकर रेगुलर स्वाति को वहां लेकर जाता था। कुछ टाइम के बाद स्वाति अब खुद ही रेगुलर राजेश के पास जाती थी और अब धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर राजेश रेड्डी कभी कभी खुद ही होम सर्विस देने स्वाति के घर जाता था, पर सुधाकर मैक्सिमम सैटरडे और संडे को ही घर होता था। बाकी दिन वो काम के सिलसिले से घर से बाहर ही होता था और राजेश भी उन्हीं दिनों में स्वाति के घर आता था जब सुधाकर अपने घर नहीं होता था। और धीरे धीरे दे बोथ स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर और सुधाकर अपनी बीवी बच्चों के लिए अपने घर से दूर रह रहा था ताकि उन्हें किसी चीज की कोई कमी ना आए। और इधर उसकी बीवी किसी गैर आदमी के साथ अपना रिलेशनशिप चला रही थी और अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। पर स्वाति तो शादीशुदा थी, तो जब तक वो सुधाकर से डाइवोर्स नहीं लेती तब तक वो राजेश से शादी नहीं कर सकती थी। अपनी और अपनी फैमिली की बदनामी ना हो जाए तो उसने सुधाकर से डाइवोर्स की बात भी नहीं करी। इवन उसके पास कोई वजह भी नहीं थी तो वो सुधाकर के सामने क्या ही बहाना बनाती। और वहीं सुधाकर स्वाति और अपने बच्चों से खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। इस स्वाति को मूवीज देखना काफी पसंद था, तो वो अक्सर फ्री टाइम में मूवीज देखती थी। तो स्वाति एक दिन टीवी पर एक मूवी देख रही थी जिसमें एक हीरो का फेस प्लास्टिक सर्जरी से बदलकर दूसरे हीरो के फेस के साथ बदल दिया जाता है। और स्वाति ने इस मूवी से इंस्पायर होकर राजेश को कॉल करा और उसने उसे इस मूवी के बारे में बताया। फिर राजेश भी इस मूवी को देखता है। ये दोनों सुधाकर को हटाकर राजेश को उसका फेस देना चाहते थे। स्वाति खुद ही नर्स थी तो उसकी डॉक्टर्स के साथ भी अच्छी खासी पहचान थी। वो एक डॉक्टर से सर्जरी के बारे में बात करती है तो डॉक्टर ने स्वाति को बताया कि पूरा फेस बदलना तो डिफिकल्ट है, बट थोड़ा वो तो पॉसिबल है। ये दोनों अब सुधाकर को मारने का प्लान बनाते हैं और डॉक्टर से जो उन्होंने सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी तो उस हिसाब से उनके लिए फेस थोड़ा ही मैच हो जाए यही काफी था, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि सुधाकर को मारकर राजेश के फेस को 30%
आपसे जला देंगे, क्योंकि अगर बाद में 100% फेस मैच ना भी करे तो भी उनकी फैमिली को यही लगेगा कि सर्जरी के कारण फेस पहले जैसा नहीं हो सका। फिर स्वाति अपने दोनों बच्चों को अपने नानी के घर भेज देती है। 26 नवंबर 2017 को सुधाकर जब अपने घर आता है तो राजेश पहले से ही वहां था। जैसे ही सुधाकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो राजेश सुधाकर के सर पर जोर से किसी चीज से हमला करता है और सुधाकर वहीं गिर जाता है। तो हमला करने के बाद राजेश वहां से भाग जाता है और वो काफी डर जाता है, पर सुधाकर अभी मरा नहीं था। स्वाति फिर सुधाकर को मरहम पट्टी करती है। जब सुधाकर को होश आती है तो स्वाति उसे कहती है कि आपको चक्कर आ गया था और आपका सर बेड के कोने के साथ लगा, इसलिए इतनी चोट आई। और सुधाकर को भी कुछ याद नहीं था, तो वो भी यही समझता है। फिर रात हो जाती है और सुधाकर भी सो जाता है। तो स्वाति राजेश को गुस्से में कॉल करती है और उसे काफी कुछ सुनाती है कि तुमसे नहीं होगा कुछ भी। तो उसने सोचा कि अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। 27 नवंबर 2017 को सुबह के 5 बजे स्वाति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भरती है। जिसको नहीं पता था कि एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया एक बेहोशी का इंजेक्शन होता है जिसे डॉक्टर सर्जरी के टाइम यूज करते हैं। एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज देने से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो स्वाति एक नर्स थी और उसे तो सब पता था, तो वैसे भी उसने ज्यादा ही डोज देनी थी। उसने तो वैसे भी सुधाकर को मारना ही था। तो एनेस्थीसिया देने के बाद स्वाति राजेश को कॉल करके अपने घर बुलाती है। बेहोशी की हालत में ही ये दोनों सुधाकर को रॉड और हैमर से उसके फेस पर हमला करते हैं और उसे मार कर सुधाकर की बॉडी एक घने जंगल में फेंकने चले जाते हैं। और वो वहां एक खड्डा खोदते हैं और सुधाकर की बॉडी पर पेट्रोल फेंक कर जला देते हैं ताकि किसी को पहचान ना हो सके, और खड्डे को फिर से मिट्टी से भर देते हैं। और तुरंत ही ये लोग वहां से भाग जाते हैं ताकि यहाँ उन्हें कोई देख ना ले। यहाँ तक तो दोनों का प्लान कामयाब हो चुका था। अब अगला स्टेप था इनका राजेश को सुधाकर का फेस देना। फिर स्वाति राजेश के फेस को आप से 30% जला देती है, जिससे ना उसे ज्यादा परेशानी हो और ना ही सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम आए। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और सुधाकर की फैमिली को भी इन्फॉर्म करती है। और वहीं सुधाकर के भाई को राजेश के बिहेवियर से शक हुआ। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति रेड्डी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वहीं राजेश को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर दोनों को जेल में भेज देते हैं। और वहीं पुलिस जंगल से सुधाकर की डेड बॉडी और उन सभी चीजों को रिकवर करती है जो उस दिन स्वाति और राजेश ने सुधाकर को मारने के लिए यूज किए थे। और फिर ये सारा केस कोर्ट में चलता है। स्वाति के कुछ पहचान के लोगों ने उसे बेल दिलवाने की ट्राई करी, पर उसने बेल लेने से मना कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद स्वाति बेल पर बाहर आती है, पर समाज में उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इवन उसके फैमिली वाले भी। लेकिन बेल के बाद स्वाति कोर्ट के ट्रायल पर नहीं जाती थी और फिर कोर्ट ने भी उसकी बेल रिजेक्ट कर दी और स्वाति को फिर से जेल में डाल दिया। राजेश और स्वाति अभी भी दोनों जेल में हैं और अभी भी इनका केस चल रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? आई मीन, क्या हम लोग सेफ हैं अपने ही घर में? एंड व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस केस?